इसे बीजेपी की जीत मानते हैं क्योंकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो ट्रांसफर है वो किया गया। देखिए, अव्वल तो आप बहुत गौर से देखिए कि किस चीज की तकरार थी। एक पुलिस अधिकारी इसको तबादले की, इसे मैं इंटरफेरेंस ना मानूं? कैसे कह पाएंगे आप कि सब कुछ पारदर्शी है? उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी की जुबान सुनी विधानसभा में। मैंने किसी भी पीठ के लिए, पीठासीन के लिए, अधिकारी के लिए, अध्यक्ष के लिए इस तरह की जुबान आज तक नहीं सुनी। कई राज्यों का अगर मैं उदाहरण देखता हूं, अलग दल के लोग होते हैं, यहां तो आप एक गठबंधन के, उसके बाद जिस तरह की टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, लोकतंत्र शर्मसार हुआ। इसलिए भी चिंता होती है कि बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता, जन्मभूमि माना जाता। अब इसके बाद अगर आप घटना का सिलसिलेवार क्रम देखिए तो मैं मानता हूं ये हार जीत नहीं, इसमें एक ही चीज हुई है, हार हुई है लोकतांत्रिक मूल्यों की, संवेदनाओं की, और उसको रिट्रीव करना, रिपेयर करना आसान नहीं है। लेकिन आप लोग एकदम से चेयर के बचाव में आ गए। इधर शरद यादव साहब की पार्टी का विलय आपकी पार्टी के साथ हो रहा है, क्या आरजेडी भी इस पृष्ठभूमि के छाये में कुछ अवसर? देखिए, आरजेडी किसी चेयर विशेष के बचाव में नहीं आई, लोकतांत्रिक परंपराओं के बचाव में आई। अभी मैं यहां सदन में हूं, सदन की एक पीठ है, वो पीठ बनने से पूर्व किसी दल के थे, लेकिन क्या मैं गरिमा का ध्यान ना रखूं? पंच परमेश्वर हो जाता है जो पीठ पे बैठता है। तो पंच परमेश्वर के लिए जिस तरह की लानतें भेजी थी उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो वो लानत तो लोकतंत्र पे गई। हाँ, रही बात शरद यादव जी की लोकतांत्रिक जनता दल और आरजेडी का विलय, तो ये एक अपने मूल्यों पर खड़ी सामाजिक न्याय, शरद जी बड़ा नाम है। हमारे नेता लालू जी, उन लोगों ने मिलकर बहुत लड़ाइयां लड़ी, साथ साथ बहुत मकाम हासिल किए। तेजस्वी जी और इनसे संवाद हुआ तो तय हुआ कि ये वक्त है हिंदुस्तान की राजनीति में कि हम सबको एक साथ आ जाना चाहिए। उसी दृष्टिकोण से ये सर, गीता के श्लोकों का जिक्र भारतीय संदर्भ में किया जाता है बातचीत के संदर्भ में। अब जो गुजरात के शिक्षा मंत्री ने फैसला लिया, उसके तहत कैथोलिक शिक्षा निकाय ने चिट्ठी लिखी है कि जितने भी रिलीजन के होली बुक हैं उन सभी को शामिल किया जाए पाठ्यक्रम में। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि हमारे देश की बहस और उसकी दिशा क्या हो रही है, हमारा उद्देश्य क्या है? बच्चों को ऐसा बनाना कि उनके अंदर तार्किक शक्ति विकसित हो, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें, जिंदगी में अच्छा करें, या इसमें उलझा दें कि गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब क्या कर रहे हैं हम? ये मतलब आजादी का अमृत काल आप मना रहे हैं। आप ये तय करिए ना कि मुफ्त शिक्षा देंगे बच्चों को, ये सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए। हर तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, खास करके गरीब तबके के लोगों को। बहस वहां नहीं हो रही है, बहस कहां ले जा रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूं ना कि जमीन को बुरी तरह बांट दिया है, जमीन को, वैचारिक जमीन को भी, आसमान से बाकी रहा। बात सिर्फ पश्चिम गुजरात की नहीं है, बात दक्षिण कर्नाटका की भी है। कर्नाटका के शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो अपने मुख्यमंत्री से बात करेंगे। गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, जो नैतिक शिक्षा, नैतिक साइंस की बात है, उसकी आवश्यकता है समाज में आजकल बच्चों को, लिहाजा गीता के श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने को देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूं, चाहे वो कर्नाटक हो, गुजरात हो या कहीं हो, मैंने एक लाइन में बता दी उद्देश्य क्या है शिक्षा का। वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण विकसित करना, एक ऐसी फौज तैयार करना जो हिंदुस्तान को ऊपर ले जाए, लोगों को रोजगार मिले। हम कहां उलझा रहे हैं बहस को? और अगर हां, सर्वधर्म संभाव वाले इस मुल्क में आपको इस तरह की शिक्षा देनी है तो एक पूरी कमेटी गठित कीजिए, अलग अलग धर्मों से कुछ सार लेकर के, ताकि वो हमारे महासागर वाले चरित्र वाले हिंदुस्तान के मिजाज से मेल खाए। 10 मार्च के बाद जो 25 मार्च की तारीख उत्तर प्रदेश में है, वो योगी साहब के दूसरे टर्म के भव्य शपथ ग्रहण समारोह का है। उसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तो होंगे, सोनिया जी, मुलायम सिंह साहब और मायावती जी को भी आमंत्रित किए जाने की संभावना है। देखिए, मैं समझता हूं कि भव्य तो होगा ही। उत्तर प्रदेश में बहुत साल बाद रिपीट हुए हैं, बावजूद जनता में हाहाकार के सरकार बनी है, तो जाहिर तौर पर उनको सेलिब्रेट करने का पूरा अधिकार है। रही बात आमंत्रण की, तो ये पहले भी हुआ है, इस तरह के आमंत्रण गए हैं। उन दलों और नेता विशेष पर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय करते हैं।
दूसरा सर, ये जो G23 और कांग्रेस के बीच की जो आंतरिक लड़ाई जमीन पर दिख रही है, इस मुतालिक गुलाम नबी साहब ने कहा कि कुछ सुझाव थे G23 के, उन्होंने रखे हैं। आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर बीजेपी को हराना चाहती है और उनके अध्यक्ष पद रहने पर G23 या बाकी किसी नेताओं को कोई ऐतराज नहीं है, सर्वसम्मत है। देखिए, मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से कहता रहा हूं कि कोई भी दल जिसका जन्म 1885 में हुआ हो, तकरीबन 137 साल पूरे हो गए, 13 वर्ष बाद 150 साल पूरे होंगे, उस दल में कुछ प्रॉब्लम एज रिलेटेड भी होती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है कि चैलेंजेस के बरक्स आपका रिस्पांस सिस्टम उतना एडिक्वेट नहीं है, और मैं मानता हूं कि ये किसी भी दल के साथ होगा। अगर आप इस आयु वर्ग में पहुंच जाते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस के अंदर इतना मादा है और विकसित होगा जिससे कि वो इसको रिजॉल्व कर देंगे और एक बेहतर विकल्प के रूप में अलग अलग दलों के साथ मिलकर के एक प्रोग्रेसिव विकल्प लोगों के समक्ष रखें। हालांकि पिछले 10 साल में ज्यादातर चुनाव कांग्रेस हारी है, लेकिन ये बात जो आपने खुद कही, जो G23 की ओर से कहा गया कि समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन या जुड़ाव की जरूरत है, तो ये जो छोटे दल हैं उनके लिए इस थ्योरी में आप अवसर देखते हैं या नुकसान देखते हैं? देखिए, ये हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी भी कई बार कह चुके हैं कि जब आप एक वृहद विकल्प बनाते हैं ना, तो उसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। जिस क्षेत्र विशेष में जो दल प्रबल है, शक्तिशाली है, लोगों की आकांक्षाओं का बेहतर ढंग से उसका उन्वान देखता है, मैं समझता हूं कि उन दलों को ड्राइविंग सीट में दीजिए और बाकी को ट्रैवलर सीट में बैठे। ये कॉम्बिनेशन अगर ये हो गया तो हम सब सह्यात्री होंगे एक बेहतर विकल्प के लिए।